नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में बिना किसी एडवर्टीजमेंट के पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309697523860445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं आप। ये मेरा पर्सनल नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 78369261। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहाँ पर बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू करूंगा, कवर करूंगा। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन में कि ये जो आर्टिकल्स आप लोगों को उपलब्ध कराए जाते हैं वो सारे जो लीडिंग गवर्नमेंट के वेबसाइट्स हैं और जो न्यूज़पेपर्स हैं वहां से लिए जाते हैं और आप लोगों को यहाँ पर उपलब्ध कराए जाते हैं, जो आप लोगों के लिए स्पेशली फॉर यूपीएससी, सीएसई और जो आपके स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशंस होते हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायी सिद्ध होगी। तो आप लोग इस सीरीज को कंसिस्टेंट देखें, लगातार देखें और इसका महत्तम लाभ भी अर्जित करें। साथ ही दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो में 10,000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट किया तो आप लोगों को इसकी जो पीडीएफ है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी हमारे इंस्टाग्राम के पेज में। तो आप लोग उसे जरूर ज्वाइन कर ले, जो हमारा इंस्टाग्राम का पेज है उसको जरूर फॉलो कर ले। ठीक है, ये डिस्प्ले हो रहा है। इसके बाद हम लोग देखेंगे, कंटिन्यू करेंगे कि आज कौन से टॉपिक्स को देखने जा रहे हैं। सबसे पहले ये आपका हनी फार्मर प्रोड्यूसर जो ऑर्गेनाइजेशन है ट्राइफेड के अंतर्गत जो है, तो इसके बारे में यहाँ पर आर्टिकल को फ्रेम किया गया है। देखिए, आपने पहले भी पढ़ा होगा फार्मर प्रोड्यूसर जो आपके ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, है ना, तो वो किसानों के जो आपके हित होते हैं उनके संरक्षण के लिए बनाए गए हैं। ठीक है ना, किस तरीके से जो उनके उत्पाद है उसको किस तरीके से मार्केट तक पहुंचाया जाए, उनकी आय को जो है किस तरीके से उचित आय में परिवर्तित किया जाए, उनकी आय को बढ़ावा दिया जाए, है ना, इसके लिए जो है आपका फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक, उसी तरीके से हनी बी जो है आपका, है ना, जो हम मधुमक्खी पालन के संदर्भ में देखते हैं, शहद उत्पादन के जो स्वीट रिवॉल्यूशन भी आप लोग बोलते होंगे, तो वहां के संदर्भ में इसको लॉन्च किया गया है। तो कृषि का पार्ट है, आप पेपर 3rd में रख सकते हैं। ठीक है, और जो दूसरा यहां पर दिया गया है आर्टिकल वो स्टेट हेल्थ इंडेक्स है। हेल्थ जो है हमारे यहाँ जो है इंडेक्स क्या करता है। अब स्टेट हेल्थ इंडेक्स मतलब स्टेट्स के बारे में हमको जानकारी मिली कि इस स्टेट ने अच्छा प्रदर्शन किया, इसने नहीं किया, इसने किया है। तो हम इतना शिक्षा और स्वास्थ्य के पीछे क्यों परेशान रहते हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि कोई भी व्यक्ति जो जन्म लेता है उसको आप हेल्थ और एजुकेशन दे दीजिए, ठीक, उसके बाद उसको आप क्या दे दीजिए, स्किल दे दीजिए, तो क्या हो गया, मानव विकास हो गया उसका। फिर वो मानव विकास के बाद मानव पूंजी बन गया, सामाजिक पूंजी बन गया, है ना, फिर वो अंतरराष्ट्रीय पूंजी के रूप में भी, राष्ट्रीय पूंजी के रूप में कन्वर्ट होता है। तो मानव संसाधन विकास का ये एक महत्वपूर्ण बेसिस है, इसलिए इसको सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं, जहां पर राज्य जो है अपना ध्यान केंद्रित करता है और किसी भी देश के समुचित विकास के लिए जो है ये आवश्यक होता है। तो ये एक तरीके से सूचकांक जो नीति आयोग ने बनाया है उसका संदर्भ यही है, ये जाके कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म से जाके आपका जुड़ेगा। ठीक है, तो ये जो आपका सेकंड पेपर में रख सकते हैं आप, इसको हेल्थ वाला पार्ट है। इसके बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन है, इसके इंप्लीमेंटेशन में जो है रैंकिंग बताई गई है अभी कि जो है तेलंगाना ने यहां पर टॉप किया है, क्यों किया है ना, तो हमको इसके बारे में जानना जरूरी है। 3rd पेपर है, जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां से लिंक होगा। इसके बाद यहाँ टेक्सटाइल सेक्टर के लिए पीएलआई स्कीम है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव है, मतलब टेक्सटाइल के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाने के लिए यहां पर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव प्रोत्साहन दिया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आए, है ना। टेक्सटाइल सेक्टर का मैंने पहले भी बताया कि 40% जो है हमारे यहाँ फॉरेक्स भी वहां से आता है। सबसे ज्यादा जो रोजगार प्रदान करने वाला, मतलब एक तरीके से समझिए कि आज भी सबसे ज्यादा डिसेंट्रलाइज्ड, विकेंद्रीकृत जो आपका क्या है इंडस्ट्री, वो आपकी कौन सी इंडस्ट्री है, यही वस्त्र उद्योग, टेक्सटाइल जिसको आप बोलते हैं, है ना। इसमें हैंडलूम पावरलूम दोनों आता है। ठीक है, अब इसमें समझिए कि ये कैपिटल इंटेंसिव है कि लेबर इंटेंसिव, ये लेबर इंटेंसिव है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मुहैया कराने के लिए ये आपका क्या है, इंपॉर्टेंट डोमेन है ना। इसको भी 3rd पेपर में रख सकते हैं। उसके बाद चाइना ने अभी कंडक्ट किया है एक्सपेरिमेंट जो क्रिएट करने के लिए आर्टिफिशियल सन, तो वो देखेंगे हम फ्यूजन के द्वारा, है ना, जो सन में होता है पहले फिजन से किया जाता था, दोनों में ही जो है आपका मतलब जो आपका ग्रीन एनर्जी के कंपोनेंट दोनों ही है, लेकिन फिजन में क्या होता था कि जो है आपका वो जो है फ्यूजन के कंपैरिजन में कम इफेक्टिव था। इसलिए अब बोला जा रहा है कि अगर फ्यूजन में जो है इस तरीके से अगर एनर्जी को
प्रोड्यूस किया जाने लगा, तो बहुत ज्यादा लो कॉस्ट भी हो जाएगी, ग्रीन एनर्जी भी हो जाएगी उसमें, और बहुत ज्यादा पोटेंशियल है उसके अंतर्गत। तो देखेंगे, बिल्कुल कंटेक्चुअल पार्ट है वो। पहला जो टॉपिक है उसको हम देखेंगे यहाँ पर। सबसे पहले हनी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन ट्राइफेड है। मैंने एक दिन और भी पूछा था ट्राइफेड क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग, तो आप लोगों ने बताया नहीं, आज बताइएगा। तो इसके द्वारा जो है लॉन्च किया गया है, किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने। क्यों ऐसा किया गया? क्योंकि आप देखेंगे कि मैक्सिमम जो आपके जनजातीय क्षेत्र हैं वहां के उत्पादों पर गवर्नमेंट का मेन फोकस है कि उनको उसका उचित मूल्य दिखाया जाए, दिलवाया जाए, है ना। जैसे माइनर जो आपके फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं उसके बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा, ठीक। तो यहां पे क्या किया है इन्होंने कि एफपीओज किसके संदर्भ में? हनी के संदर्भ में। जो वहां पर हनी के क्षेत्र में, शहद उत्पादन के क्षेत्र में जो फार्मर्स लगे उनके लिए एफपीओज जो है इन्होंने लॉन्च किया है। नॉर्मल सी चीज है, ठीक। किसके साथ मिलकर किया है? तो ये किया है आपका जो बहुत सारे आपके इनिशिएटिव्स हैं उसी के अंतर्गत इसको भी लाया गया। जैसे आप लोगों ने देखा होगा वंधन क्रॉनिकल है, MIS पोर्टल है मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए, है ना। किसके लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस? किसके लिए? जो आपके फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, जिसको माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस बोलते हैं हम लोग, नॉर्मल सी चीज है। अब यहां पर देखिएगा कि जो यहां पर बताया जा रहा है कि इसके बारे में क्या है। तो दरअसल ये जो ट्राइफेड वंधन क्रॉनिकल है एक तरीके का डॉक्यूमेंट है। कैसा डॉक्यूमेंट है? उसमें जो भी कार्य किया जा रहा है ट्राइबल एंटरप्राइज को बढ़ावा देने के लिए, है ना, जो वहां पर उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए, तो क्या कार्य वहां पर किया जा रहा है उसके बारे में पूरे मतलब हमारे पूरे देश के संदर्भ में ये डेटा है आपका, है ना, एक डेटा बनाया गया है। तब तो हम आगे जाके फिर उस डेटा का यूज करके कोई इनिशिएटिव लेंगे और अचीवमेंट जो भी है ट्राइबल एंटरप्रेन्योर्स के, किसके अंतर्गत? वन धन विकास योजना के अंतर्गत, तो उसको यहां पर रखा गया। ये जो क्रॉनिकल डॉक्यूमेंट है, नॉर्मल सी चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। ये जो लाइन लिखी गई, इसके बाद जो है नेक्स्ट जो यहां पर बताया जा रहा है कि ये क्रॉनिकल में और क्या बताया गया, तो ये डेप्थ इलस्ट्रेशन बताया गया है, जो भी क्रियाविधियां की गई है ट्राइफेड के द्वारा, जो इंपैक्ट डालती है, अपना प्रभाव डालती है किस पर? लगभग 16 लाख जनजातियों पर, ट्राइबल्स पर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसके साथ ही इसमें इंट्रोडक्शन के बारे में बताया गया, MSP को इंट्रोड्यूस किया गया है। किसके लिए? कुछ जो है सेलेक्ट किए गए हैं आपके वन उत्पाद, उनके लिए। MSP का मतलब समझ में आ रहा है ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। जैसे एग्रीकल्चर में कि भैया कोई चीज का फार्मर जो है उत्पादन कर रहा है, अब उसको पता है कि जो कृषि है वो कैसी है, हमारे यहाँ मानसून पर आधारित है, तो कभी अतिवृष्टि, कभी अनावृष्टि, कभी अल्पवृष्टि, तो उससे नुकसान हो जाएगा। तो जो उसने पूंजी लगाई है वो उसको प्राप्त होगी कि नहीं, तो उसको मोटिवेशन चाहिए, एक सिक्योरिटी चाहिए। तो गवर्नमेंट ने बोला कि भैया हम MSP कर देते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य, कि अगर आप इससे कम में अगर मतलब कहीं बिक रहा है तो आप हम ही को दे दीजिए, ठीक है ना। तो आपका वेलफेयर होता रहेगा। क्यों? क्योंकि राज्य देश का कर्तव्य, राज्य मतलब देश। उसी तरीके से यहां पर भी MSP को इंट्रोड्यूस किया गया है। किसके लिए? जो माइनर आपके फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, ठीक। इसके बाद वैल्यू एडिशन की बात की गई है, दैट बिगिन इन वन धन, जो विकास केंद्र सेंटर है आपके, है ना, कौशल सेंटर जो है, जहां पर कौशल विकास की बात की जाती है, वहां पर कौशल विकास कैसा, वैल्यू एडिशन कैसे करना है, मार्केट के बारे में जानकारी देना उनको, है ना। वैल्यू चेन सिस्टम जो होता है, चेन सप्लाई जो सिस्टम होता है आपका पूरा का पूरा, मार्केट मतलब जब अपन जैसे एग्रीकल्चर में आप लिंक करते हैं फार्म टू मार्केट, फार्म टू लैब, तो फार्म टू मार्केट के बीच में जो पूरा वैल्यू चेन सिस्टम है, उसी तरीके से यहां पर भी उसको डेवलप करना है। नए प्रोडक्ट को कैसे डेवलप करना है, नए आइडियाज को कैसे उनको बताना है, पैकेजिंग से रिलेटेड, मार्केट से रिलेटेड जो टूल्स है ना, उनके बारे में जो है सारे जो है अचीवमेंट्स और जो फ्यूचर प्लान है वो इसमें शामिल है। नॉर्मल सी चीज है, इसको रटने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, ठीक। अब यहां पर जो MIS पोर्टल बनाया गया है MSP के लिए, जो आप MIS पोर्टल पे MSP वगैरह है, किसका MSP की बात कर रहे हैं हम लोग? जो लघु वन उत्पाद है, ठीक, नॉर्मल सी चीज है। अब इसको लॉन्च किया गया है, ये है क्या? तो ये रेडी डैशबोर्ड है, इसमें रेडी डैशबोर्ड है, इसमें सारी जानकारियां वहां पर एकत्रित होंगी कि पूरे देश भर में जो है इस उत्पाद की क्या क्या वैल्यू है, तो लोगों को उसके बारे में अवेयरनेस हो सकेगी, ठीक है ना। और ये आपके किसके लिए बनाया गया है? तो जो ऑथराइज्ड यूजर्स हैं आपके, उनके लिए, ठीक है ना, ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड ट्राइफेड। नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा यहाँ पर पॉइंट है, इसमें बताया जा रहा है कि जो डैशबोर्ड है इसमें डेटा अवेलेबल है। कैसा डेटा भैया? रियल टाइम बेसिस पे होगा, ठीक है। उसके अलावा उनके बारे में मैपिंग मारे पूरे देश में जो है जो भी खरीदारी की जा रही है उससे संदर्भित डेटा, तो मैपिंग वगैरह भी है उसमें, कहां पर क्या रेट है। इसके बाद इस पोर्टल का विश्लेषण, जो इसको लॉन्च किया गया है, क्यों किया गया है आप समझिएगा। इसको जो लॉन्च किया गया है, क्यों किया गया है कि इंश्योर करना है, सुनिश्चित करना है रेडी एंड ऑनलाइन अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोक्योरमेंट, ठीक। तो जो हमारे यहां प्रोक्योरमेंट किया जाएगा उसमें ट्रांसपेरेंसी आएगी, यहां से की नहीं आएगी, ठीक। उसी से हम डेटा एनालिसिस करेंगे,
एनालिसिस करेंगे, डेटा इसीलिए इकट्ठा कर रहे हैं, और उसके बाद फिर त्वरित रूप से वहां पर डिसीजन मेकिंग कर सकेंगे जो उनके हित में है। ठीक है ना। तो यहां से मेनली जो कीवर्ड है आपका वो यहां पर पारदर्शिता को सुनिश्चित करना है, किसमें, जो प्रोक्योरमेंट एक्टिविटीज है उसके अंतर्गत। फिर जो वहां से रिफ्लेक्शन होगा, जो हमको डेटा मिलेगा, जो निष्कर्ष निकलेगा, उस हिसाब से हम डिफरेंट स्टेट्स में, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में जो हमारा निष्पादन है, परफॉर्मेंस और जो प्रभाविता है उस पर हम क्या करेंगे, किस तरीके से वृद्धि की जा सके, उस तरीके से वहां पर क्या करेंगे, हम निर्णय लेंगे, है ना। इससे संदर्भित है। अब यहां पर जो 14 हनी फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस बताए गए हैं, बनाए गए, उसके बारे में बताया जा रहा है। तो क्यों बनाया गया होगा, तो भैया आप सबसे पहले तो जो हमारे यहाँ स्वीट रिवॉल्यूशन है वो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जो है ये आपका क्या करेगा, उस पर अपनी भूमिका का निर्वहन करेगा। ठीक है ना। दूसरी चीज, इनकम ऑफ फार्मर्स। देखिए कृषि, एग्रीकल्चर की बात आए, बार बार मैं बोलता हूं, वो फंडा वही है, कोर वही है। ये सब आप एक तरीके से एक एक फैक्ट के रूप में जो है आप इसको यूज कर सकते हैं एक दो लाइन में, कि भैया जो हमारी सरकार है इस तरीके के इनिशिएटिव ले रही, तो क्यों ले रही है, फिर वही बात आ जाएगी कि जो हमारे यहाँ लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है, अगर आप देखेंगे तो आज भी प्राइमरी सेक्टर में लगभग 50% लोग इंडल्ज है, जीडीपी में उनका कॉन्ट्रीब्यूशन 15% है। मैं अप्रोक्सीमेटली बात कर रहा हूं, एग्जैक्ट डेटा में कि भैया 13 पॉइंट समथिंग है, 14 पॉइंट समथिंग है, उस पर नहीं जाना होता मेंस में। ठीक है। तो जैसे अब आप देखिए कि 15% लोग, मतलब 50% लोग पास जो राष्ट्रीय इनकम, जैसे आप देखेंगे जीडीपी पे जो आपका उनका योगदान है वो कितना है, केवल 15% है। 50% लोगों के पास 15%, तो कितना हो गया, डिस्पैरिटी हो गई, विषमता हो गई, लगभग 3 गुने से भी कम है। अब उसके बाद यहां पर हमारे सरकार का ध्येय क्या है कि 2022 तक जो है आय को दुगना कर देंगे, किसकी, फार्मर्स को। क्यों कर रहे हैं वो, इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि जब तक हम इनको जो है वाइबल, जो इनको इकोनॉमिक रिलायंस की स्टेज में नहीं ले जाएंगे, तब तक देश का समावेशी सतत विकास नहीं हो सकता है। ठीक है। तो इसलिए जो है इसको लाया गया है ना, कि इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशंस बनाए जा रहे हैं। दूसरी चीज, ये सेंट्रल स्कीम है ना, जिसका टाइटल जो है लिखा गया फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ 10,000 एफपीओज, है ना। 10,000 जो है एफपीओज को बनाना है ना, अगले 5 इयर्स में, ताकि जो है फार्मर्स की इनकम को ज्यादा बढ़ाया जा सके, उनको उचित इनकम प्रदान किया जाए और इकोनॉमीज ऑफ स्केल का भी फायदा दिया जाए, क्योंकि क्लस्टर वगैरह बनेगा तो वहां पर इकोनॉमीज ऑफ स्केल का जो है उनको फायदा मिलेगा। बताइए जरा होता क्या ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल, कमेंट बॉक्स में, और कमेंट जरूर किया करिए आप लोग। ठीक है ना, मतलब जो रिप्लाई किया करिए जो क्वेश्चंस मैं पूछता हूं। तो इसके बाद जो यहां पर बताया जा रहा है कि ये जो स्कीम है इसमें जो स्पेशल एम्फेसिस है कहां पर है, तो भैया बनाना है मधुमक्खी जो है आपका पालन और शहद उत्पादन से संदर्भित 100 एफपीओज को आइडेंटिफाइड पोटेंशियल डिस्ट्रिक्ट्स में, जहां पर इनका पोटेंशियल, जहां पर क्षमता हो, ठीक है ना, किससे संदर्भित, शहद उत्पादन से संदर्भित, वहां के लिए जो है इसका गठन किया जाएगा। ठीक, और किसके साथ, जो यहां पर देखिए आप नेशनल बी बोर्ड है, ठीक है ना, तो किस मिशन के अंतर्गत, तो ये मिशन भी है हमारे यहाँ, नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन, ठीक है ना, उसको भी प्लान किया गया। उसके अंतर्गत क्या करेंगे कि जो हमारे यहाँ बी कीपिंग किया जा रहा है उसके लिए जो वैल्यू चेन है, पूरे वैल्यू चेन सिस्टम है जो है ना शहद उत्पादन से संदर्भित, जो 100 क्लस्टर्स हैं पूरे हमारे भारत देश में, तो वहां किस तरीके से जो है हम वैज्ञानिक उत्पादन को बढ़ावा देंगे पूरे देश भर में, है ना, ये कीवर्ड है यहां पर। इसके बाद यहां पर बताया जा रहा है कि इसकी इंप्लीमेंटिंग क्रियान्वयन करने वाली एजेंसी कौन है, ये पता होना चाहिए हमको, तो ट्राइफेड है ना। और इसके बाद जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर तो इसमें इंडल्ज होगी ही, ठीक है ना। 14 जो हनी के एफपीओज है उसके साथ मैफेड का नाम हमेशा आता है, और ये एनडीडीबी है ना, डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है, ठीक है ना। उसके साथ ही कहां पर किस किस जो आपके राज्यों में जो है इसका गठन किया जा रहा है, बनाया गया है, तो राज्यों के नाम नहीं रटना हमको, फिर भी छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, गुजरात लिखा हुआ है, नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद आगे की ओर चलेंगे, और यहाँ पर राज्य स्वास्थ्य सूचकांक मैंने पहले ही बताया कि ये जो है क्यों आवश्यक है। अब ये जैसे आया तो हमको यहाँ पर देख लेना है क्या कि रैंकिंग क्या है, स्टेट पीसेस आपका है तो उसकी रैंकिंग स्पेशली देख लीजिए, ठीक है ना, और इसमें किस आधार पे काम किया जा रहा है, किस आधार पे जो है प्रोग्रेस हो रही है हमारे यहाँ, है ना, ये सब देखना जरूरी होता। बाकी तो इसमें इंपॉर्टेंट सिर्फ इतना ही रहता है कि इसको किस तरीके से हम अपने आंसर में यूज करेंगे। अब इसका चौथा संस्करण अभी जो है लॉन्च किया गया है ना, जो आपका रिलीज किया गया है, सॉरी, और यहाँ पर नीति आयोग के द्वारा ये आपका बनाया जाता है। ठीक, इसका जो टाइटल क्या था इस बार का, तो हेल्दी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया, प्रगतिशील भारत। ठीक, तो यहां पर जो है रैंक दी जाती है स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को, और किस हिसाब से, तो ये एनुअल बेसिस पे दिया जाता है, ठीक है, कि किस तरीके से जो है उनके उत्पादन, मतलब निष्पादन में, परफॉर्मेंस में, निष्पादन में किस तरीके की जो है वहां पर सुधार देखा जा रहा है हेल्थ आउटकम्स के
संदर्भ में, ठीक है ना। हेल्थ आउटकम्स देखते हैं, इसमें हेल्थ ही देखेंगे, हेल्थ की रिपोर्ट है। अब इसका राउंड 4 जो है रिपोर्ट का जो फोकस कर रहा था इसमें कि मेजर करना है ना, इसमें ओवरऑल परफॉर्मेंस और इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट किसमें, स्टेट्स और यूटीज में। तो पीरियड बताया 2018-19 और 19-20 में। नॉर्मल सी चीज, ये सब याद नहीं करना। अब यहाँ पर ये जो यहाँ पर बताया जा रहा है कि डेवलप किया है, इस इंडेक्स को बनाया नीति आयोग ने है और इसमें टेक्निकल असिस्टेंस इन्होंने वर्ल्ड बैंक का लिया है, ये जरूरी है जानना। और क्लोज कंसल्टेशन किया है हमारे मिनिस्ट्री से, हेल्थ और फैमिली वेलफेयर से। अब इसमें फाइंडिंग्स क्या है, तो बताया जा रहा है कि भैया जो फाइंडिंग्स है इसमें, तो इसको कैसे बनाया जाता है, पहले ये इंडेक्स ये बता रहे हैं। तो ये कंपोजिट इंडेक्स है, हर चीज का इसमें वेट है, जैसे और भी बाकी इंडेक्स आप लोग देखते होंगे, है ना। तो 24 इंडिकेटर हैं, अब 24 नहीं रटने हैं। वो किस डोमेन में है, तो एक चीज याद रखेंगे हम, हेल्थ आउटकम। दूसरी चीज गवर्नेंस और इंफॉर्मेशन। हमेशा एक बात याद रखिए कि जो आपका गवर्नेंस है ना, सरकार के द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, और इंफॉर्मेशन। और तीसरा की इनपुट और प्रोसेस, है ना, इस पर आधारित है ना। इंडिकेटर्स जो है मेनली जो है इस डोमेन पर आधारित है, ये हमको जानना जरूरी है। हर डोमेन के लिए एक निश्चित भार जो है, वेट जो है वहां पर निर्धारित किया गया है उसकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से। और यहां पर एक चीज और की गई है कि जैसे स्टेट्स के बीच में कंपैरिजन करना है, तो उनको जो है एक मतलब इक्विटी, जैसे एक तरीके के स्टेट को कैटेगराइजेशन करने के लिए क्या किया इन्होंने कि लार्जर स्टेट को अलग रखा है, स्मॉलर स्टेट्स को अलग और यूनियन टेरिटरीज को अलग। तो लार्जर स्टेट्स में जो इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस में जो एनुअल है, आपकी एनुअल बेसिस पे ही देखते हैं, वार्षिक आधार पे, तो इसमें यूपी, असम और तेलंगाना जो है टॉप 3 रैंकिंग स्टेट्स है। ये याद कर सकते हैं हम लोग, अगर याद करना हो। यहाँ पर डिटेल दिया गया है, जो आपका पिक्टोरल जो है आपका यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन है, देख जाइएगा आप लोग रैंकिंग वगैरह। और इसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है कि 2019-20 में अगर देखा जाए कंपोजिट इंडेक्स स्कोर में, तो टॉप रैंकिंग जो केरला तमिलनाडु की थी लार्जर स्टेट्स में, स्मॉलर में मिजोरम त्रिपुरा की थी, और वो आपका जो आपका दादरा एवं नगर हवेली, दमन दीव और चंडीगढ़ जो थे आपके, वो यूटीज में टॉप किया था उन्होंने। कौन सी क्रिया विधि इसमें अपनाई जाती है, तो देखिए डेटा कलेक्ट किया जाता है ऑनलाइन, नीति आयोग करता है पोर्टल बना के। उसके बाद ये करता है ये कि जो भी डेटा है उसको वैलिडेट करने के लिए एक इंडिपेंडेंट वैलिडेशन एजेंसी को हायर किया जाता है ना। उसके लिए ट्रांसपेरेंट बिडिंग प्रोसेस होती है। कुल मिला के ये कि एनालिसिस करने वाला आदमी अगर कोई इंडिपेंडेंट होता है ना, बाहर से कोई संस्था या बाहर से कोई ग्रुप करता है, तो वहां पर क्या होती है, वहां पर ट्रांसपेरेंसी होगी, और वहां पर क्या होगा कि जो भी डेटा आएगा है ना, वो न्यूट्रल होगा। इसलिए ऐसी व्यवस्था यहां पर की गई है। उसके बाद फिर ये जो जानकारी होती है वो राज्यों के साथ शेयर किया जाता है ना, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा की जाती है अगर कोई डिस्प्यूट वगैरह हो। उसके बाद जो है फिर अंतिम सहमति जब हो जाती है, राज्यों के साथ जब बातचीत हो जाती है, तो इन आंकड़ों को पब्लिश किया जाता है। नॉर्मल सी चीजें, प्रोसेस बता रहे हैं, ये प्रोसेस आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है, ये जो आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन है, आपका रुर्बन नाम से ही समझ में आ रहा होगा। तो तेलंगाना जो है फर्स्ट रैंकिंग में है इंप्लीमेंटेशन में इस स्कीम के, ठीक है, इस स्कीम के इंप्लीमेंटेशन में फर्स्ट रैंक में है। अब यहां पर क्या बताया जा रहा है कि इसमें जो फर्स्ट रैंक है आपकी तेलंगाना की है, किसमें, इंप्लीमेंटेशन में, जो आपकी ये स्कीम है। अब इसमें की पॉइंट्स बताए जा रहे हैं। अब हमको यहां पर क्या जानने की आवश्यकता है कि भैया ये रुर्बन मिशन है क्या, इसका क्या उद्देश्य है। तो हमेशा याद रखिएगा जो इसका उद्देश्य है वो क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट, कि जो आपके रूरल एरियाज है, ग्रामीण क्षेत्र हैं, उसमें जो आपका शहरी बुनियादी ढांचे का विकास करना है ना, वो इसका जो है मुख्य उद्देश्य है। और इसी में जो है इंप्लीमेंटेशन में फर्स्ट रैंक तेलंगाना की इसलिए है क्योंकि वहां पर जो पंचायती राज और ग्रामीण विकास है उसने वहां पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है ना, बहुत अच्छा वहां पर उसने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया है, इसलिए वो फर्स्ट रैंक पे। अब ये बताया जा रहा है कि तेलंगाना में जो है इतने करोड़ का जो है आपका एस्टिमेटेड कॉस्ट के थ्रू इसको इंप्लीमेंट किया गया था। स्टेट पीसीएस हो तो देखिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। इसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है कि मेन पर्पस क्या है इसका, है ना, तो वही जो मैंने आपको बताया कि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, कहां पर, रूरल एरियाज में, ठीक है ना। तो इसके बाद जब यहां पर हम देखेंगे नेक्स्ट जो पॉइंट बताया जा रहा है कि तमिलनाडु और गुजरात जो है सेकंड और थर्ड पोजीशन में है, देख जाएंगे हम लोग इसको, नॉर्मल सा पॉइंट है। इसके बाद यहां पर इस स्कीम के बारे में बताया जा रहा है। तो 4 साल पहले हमारी सरकार ने लॉन्च किया था। क्यों किया गया होगा इसको, तो बुनियादी सेवा को जब हम बढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा, आर्थिक विकास होगा, ठीक है ना। आर्थिक विकास सुनिश्चित करना है किसके थ्रू,
बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करके, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करके और वेल प्लान्ड क्लस्टर के द्वारा, सुनियोजित क्लस्टर है उसके द्वारा जो है यहां पर आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करेंगे, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सब आ जाएगा। ठीक है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर सारे तरीके के इसमें डेवलपमेंट किए जाएंगे। ये क्लस्टर जो है इसको किस हिसाब से देखा जाता है, तो भैया इसको बोला जाता है ये इकोनॉमिक ड्राइवर्स हैं, है ना, और उसके अलावा इसके जो है स्थानिक और जो है कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस भी इसके हैं। ठीक है ना, नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद डेवलप किया जाता है इसको, जो क्लस्टर्स हैं वंस डेवलप कैन देन बी क्लासिफाइड एज अर्बन। तो एक बार जो है क्लस्टर्स को जब डेवलप कर लिया जाता है तब उनको क्लासिफाई किया जाता है कि भैया ये अर्बन क्लस्टर है आपका। ठीक है ना, उसके अंतर्गत है। अब यहां पर जो है ये बताया जा रहा था, गवर्नमेंट ने ये अपने अंतर्गत संज्ञान लिया और उसके बाद लॉन्च किया ये स्कीम। किस उद्देश्य से, तो पहले ही बताया मैंने कि ऐसे जो रूरल एरियाज हैं, है ना, तो जो आपके अंडर डेवलप्ड हैं या डेवलपिंग फेज में, तो वहां पर उपयुक्त रूप से जो है हम इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कर दें। तो किस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक भी, सोशल भी, फिजिकल भी, है ना, वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलप करेंगे तो उस क्षेत्र का जो है पूरी तरीके से जो क्या होगा, आर्थिक विकास होगा समुचित रूप से, तो अल्टीमेटली राज्य का विकास होगा, देश का विकास होगा। ये लॉन्च की गई थी स्कीम आपकी 21 फरवरी 2016 को। इसका एम जो है वो 300 अर्बन जो क्लस्टर है वो नेक्स्ट 5 ईयर्स में डेवलप करना था इसके अंतर्गत। ठीक है ना, और इसमें फंडिंग वगैरह के लिए बताया गया है कि जो और भी स्कीम्स चल रही हैं उसके कन्वर्जेंस से, उसके दोहन से जो है यहाँ पर संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे और यहाँ पर क्रिटिकल गैप फंडिंग भी दी जाएगी इस मिशन के अंतर्गत, है ना, जो आपको क्रिटिकल गैप फंडिंग दी जाएगी इन क्लस्टर्स को। नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद आगे की ओर चलेंगे हम लोग, और जो नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आर्टिकल है, पीएलआई स्कीम है टेक्सटाइल के लिए। तो नॉर्मल सी चीजें, कई बार आया ये प्रोत्साहन के लिए जो है आपका प्रोडक्शन लिंक जो इंसेंटिव की बात यहाँ पर की गई है, आप समझिएगा यहाँ पर। इसके लिए एप्लीकेशन जो है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने बोला है कि जनवरी 1 से जो है इसको क्या किया जाएगा, फिर से वापस से एप्लीकेशन मांगी जाएगी इसके लिए, जिनको अप्लाई करना है। नॉर्मल सी चीज है, ये याद नहीं करना, हमको ये देखना है आप टेक्सटाइल सेक्टर में गवर्नमेंट ने ऐसा इंसेंटिव क्यों दिया। तो मैंने पहले ही इसका इंपॉर्टेंस बताया आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। अब जो टेक्सटाइल का क्षेत्र है इसमें भारत अगर अपनी डोमिनेंस बना लेता है, वैश्विक स्तर पे जो है अपनी छवि जो है बहुत अच्छे तरीके से स्थापित कर लेगा, तो क्या हम उससे जो है इंपोर्ट कर पाएंगे, एक्सपोर्ट कर पाएंगे, एक्सपोर्ट कर पाएंगे, वहां से एक्सपोर्ट करेंगे तो डॉलर्स में इनकम होगी हमारी, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को हम एड्रेस कर पाएंगे, वहां पर कर पाएंगे। इससे बहुत सारे लोगों को रोजगार दे पाएंगे। क्यों दे पाएंगे, क्योंकि लेबर इंटेंसिव है ये आपका फील्ड। ठीक है, बिल्कुल ठीक है ना, इसलिए जो है यहां पर जो है फोकस है हमारा। ठीक है, तो ये जो है आपका इसी साल ये जो पीएलआई स्कीम आई थी सितंबर में, उसी का कंटिन्यूएशन है। और इसमें बोल रहे हैं कि अगर इनसफिशिएंट नंबर होंगे एलिजिबल एप्लीकेशंस के, तो वापस से भी जो है जो विंडो है आपकी एप्लीकेशन की उसको खोला जा सकेगा। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहां पर इस एप्लीकेशन को डालते समय उनको क्या बताना पड़ेगा, तो जानकारी देनी पड़ेगी कि एनुअल इन्वेस्टमेंट प्लान कितना है उनका, एक्सपेक्टेड सेल कितना है, टर्नओवर कितना है, कितना जो है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन देंगे। ये सब एक संभावना से युक्त एक शीट होगी जो वहां पर जो है उनको बताना पड़ेगा कि भाई आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने प्लान से। इसके बाद एक्सपोर्ट जो है उसके बारे में भी, कितना एक्सपोर्ट करोगे आप, है ना, ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ स्कीम। तो इस गाइडलाइंस के अंतर्गत ये बताया गया है कि इन सब संदर्भों में उनको सूचित करना पड़ेगा जिनको भी यहां पर एप्लीकेशन डालना है। अब बताइए कि यह आत्मनिर्भर भारत से जाके ये आपका लिंक नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब सरकार ने कपड़ा क्षेत्र के लिए इसको शुरुआत की थी इसकी, और 10,863 करोड़ रुपए के फंड के साथ टोटल बजटरी जो आउटले है इसका 1.97 लाख करोड़ है। ठीक है ना, यहां पर बताया जा रहा है। अब यहां पर किसके लिए, ये जो 1.97 लाख करोड़ है ये 13 सेक्टर्स के लिए है पीएलआई स्कीम। ठीक है ना, उसके अंतर्गत अगर यहां पर टेक्सटाइल सेक्टर में बात करेंगे, जो पीएलआई स्कीम है उसमें 10,683 करोड़, ये फंड वगैरह बिल्कुल हमको याद करने की आवश्यकता नहीं है। अब वस्त्रों के लिए जो पीएलआई स्कीम है इसका उद्देश्य क्या है, तो सबसे पहले जो आपका मैन मेड फाइबर्स हैं उसमें क्वालिटेटिव एनहांसमेंट, हाई वैल्यू मैन मेड फाइबर गारमेंट्स, टेक्निकल टेक्सटाइल में क्या आएगा कि नए तरीके के, जैसे एविएशन सेक्टर में, डिफेंस सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में उसका यूज किया जा सकेगा, जैसे पीपीई किट्स बनाना, एयर बैग्स बनाना, बुलेट प्रूफ वेस्ट वगैरह बनाना, उस तरीके के टेक्सटाइल को भी यहां पर क्या किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा। अब ये स्कीम जो है इसको कैबिनेट ने अप्रूवल दिया था सितंबर में। इसका फोकस जो है मेन, मैंने पहले बताया, मैन मेड फैब्रिक्स और टेक्निकल टेक्सटाइल में है, उसमें विस्तार करना है। दूसरी चीज, वैल्यू चेन को क्या करना है, डेवलप करना है इंडिया में, ताकि इंडिया अपनी जो स्थिति है, आप देखेंगे हिस्टोरिकल टाइम में कि भारत के जो सूती वस्त्र थे उसकी बहुत मांग होती थी, आज भी जो है बहुत महंगे बिकते हैं ये अब्रॉड में। ठीक है, तो रिगेन कर ले अपनी स्थिति को, डोमिनेंट स्टेटस इस किसमें, वैश्विक टेक्सटाइल ट्रेड में।
ठीक है ना। तो इसमें जो है क्या किया जाएगा, तो अगर ये स्कीम को ढंग से क्रियान्वित किया गया, लोग इसके अंतर्गत आते हैं, तो ये बूस्ट करेगा किसको, जो हमारे यहाँ घरेलू विनिर्माण हो रहा है, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। तो फिर ये कहीं ना कहीं जो है किस स्पिरिट को बूस्ट करेगा, आत्मनिर्भर भारत को करेगा, और हेल्प करेगा किसमें, अट्रैक्ट करने में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट इस सेक्टर में। ठीक, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है, यहां पर चाइना ने कंडक्ट किया है एक्सपेरिमेंट क्रिएट करने के लिए, जो आपका आर्टिफिशियल क्या है, सन है। ठीक है ना। तो अब ये सन है, इसका मतलब ये भी फ्यूजन पे बेस्ड होगा। ठीक है ना। और ये जो आपका आर्टिफिशियल जो है सन की बात कर रहे हैं ये लोग, तो इसमें जो आपको बताया जा रहा है 10 टाइम्स ज्यादा हॉटर होगा ये आपका, किससे, 10 टाइम्स ज्यादा हॉटर होगा देन द सन ऑफ आवर सोलर सिस्टम। ठीक है ना, नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद अगर आप यहां पर देखेंगे कि यहां पर बताया जा रहा है कि ऑन दिस एक्सपेरिमेंट ये बोला जा रहा है कि ये जो कृत्रिम सूर्य का मतलब तापमान है, टेम्परेचर है, ये 16 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। हमारे लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वास्तविक सूर्य से 10 गुना ज्यादा गर्म है, ये याद रख सकते हैं हम लोग। ठीक है ना। इसके बाद हम देखेंगे कि ये जो आपका एक्सपेरिमेंट है क्या, तो ईस्ट नाम है इसका, एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामक रिएक्टर है। ये एडवांस न्यूक्लियर फ्यूजन है। फ्यूजन में क्या होता है, हाइड्रोजन जो है दो मिलके फिर हीलियम बनाते हैं। इसी में विखंडन की बात करेंगे आप, जिसको आप क्या बोलते हैं, फिजन, तो उसमें एक ही परमाणु फिर जो है टूटता है ना। ठीक है, टूटता है। तो इसमें क्या है, वही बताया जा रहा है। तो प्रोसेस तो सेम होगी यहां पर, और कहां पर किया जा रहा है, तो इस जगह का मतलब जगह का नाम यहां पर मेंशन किया गया है, जो चाइना है आपका, हेफई में, जो आपका इंस्टीट्यूट है प्लाज्मा फिजिक्स का ऑफ द चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंस का। ठीक, अब ये क्या क्या करेगा, ये पर्पस क्या है इसका, आर्टिफिशियल सन का, तो ये भी भैया रेप्लिकेट करेगा किस प्रोसेस को, न्यूक्लियर फ्यूजन को, जो कि बिल्कुल सेम रिएक्शन है जो पावर देती है सन को। ठीक, और ये जो आपका प्रोजेक्ट है, जो 3 मेजर उसके डोमेस्टिक टोकामक प्रोजेक्ट है, उसी के अंतर्गत है ये आपका। ठीक है ना। इसके पहले चाइना ने अभी आपका एक ऑपरेशन में लाया था रिएक्टर, जो HL2A रिएक्टर है, एज वेल एज JTEX लाया था उन्होंने। ठीक है ना। तो जो HL2M टोकामक है उसका, वो उसका लार्जेस्ट और मोस्ट एडवांस्ड न्यूक्लियर फ्यूजन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिवाइस है, जिसको सक्सेसफुली उसने फर्स्ट टाइम जो है पावर्ड अप किया है। ये की माइलस्टोन है इसका, ग्रोथ जो किया उसने, इसका जो डेवलपमेंट किया है चाइना ने, किस फील्ड में, उसकी न्यूक्लियर पावर जो आपकी रिसर्च कैपेबिलिटी है उसको वो और ज्यादा वहां पर क्या करेगा, दक्ष बनाएगा उस फील्ड में, उसको ज्यादा वहां पर क्या करेगा, और आगे की ओर ले जाएगा। ठीक है। इसके बाद यहां पर बताया जा रहा है काम कैसे करता है, तो वो रेप्लिकेट करके करता है न्यूक्लियर फ्यूजन को, सेम प्रोसेस है जैसे सन और स्टार्स में होती है। ठीक है ना। यहां पर बताया जा रहा है जो फ्यूजन है, इसमें हाई लेवल ऑफ जो एनर्जी होती है ना, वो यहां पर प्रोड्यूस की जाती है, और यहां पर वेस्ट जो है लार्ज क्वांटिटी में नहीं होता है। यही ड्रॉबैक जो है फिजन में होता है, कि वहां पर जो है वेस्ट जो है वो लार्ज क्वांटिटी में वहां पर प्रोड्यूस होता है। दोनों में यही डिफरेंस है। फिजन में क्या होता है, मोर न्यूक्लियर वेस्ट आता है, इसमें नहीं आता है। फ्यूजन में नहीं आता है, जो अभी संलयन में नहीं आता, विखंडन में ज्यादा न्यूक्लियर वेस्ट आता है, ये यहां पर बताना चाह रहे हैं। फिर दोनों जो है वो आपकी हरित ऊर्जा के अंतर्गत आएंगे, दोनों जो है ग्रीन हाउस गैसेस को एमिट नहीं करती, तो सेफर प्रोसेस है। ये आपकी फ्यूजन को बोला जा रहा है कि जो आपका ये सेफर प्रोसेस है और लोअर रिस्क ऑफ एक्सीडेंट है। तो जो न्यूक्लियर एनर्जी है उससे हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट की जो है वहां पर पूर्ति हम लोग कर सकते हैं। तो अनलिमिटेड क्लीन एनर्जी का ये सोर्स बन सकता है बहुत कम कॉस्ट पे। ठीक है ना। तो यही यहां पर इसका क्या बताया जा रहा है, इसकी विशेषताएं बताई जा रही है। इसके बाद यहां पर बोला जा रहा है न्यूक्लियाई जो होता है ड्यूट्रियम और ट्रिटियम का, दोनों पाए जाते हैं हाइड्रोजन में, फिर उनको फ्यूज किया जाता है टुगेदर, तो हीलियम न्यूक्लियस बनता है ना। वो वही है हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, जो आपके सूर्य के निर्माण के, तारों के निर्माण की अवस्थाएं जो आप लोगों ने पढ़ी होगी उसी से संदर्भित कोर पार्ट है हमारा ज्योग्राफी का ये। इसके बाद जो नेक्स्ट यहां पर हमारा पार्ट है ये आपका रिलेटेड है किससे, आपतानी जनजाति से रिलेटेड पहला इस यहां पर दिया गया है क्वेश्चन, जिसमें जो भी स्टेटमेंट हमको सही यहां पर रिकॉग्नाइज करने। तो पहला ये कि ये आपका ट्राइबल ग्रुप है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपकी, है ना, अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है, जीरो वैली जो है वहां पर ये आपके निवासरत हैं, बिल्कुल ठीक है पहला। दूसरा ये है कि ये बोलते क्या है, तो जो आपकी लोकल लैंग्वेज बोलते हैं उसको तनी बोला जाता है, और ये सन की और मून की जो है पूजा करते हैं, बिल्कुल ठीक है। जो दूसरा स्टेटमेंट है आपका वो भी ठीक है। तीसरा जो स्टेटमेंट यहां पर लिखा गया है उसमें बताया जा रहा है कि ये एक स्थायी सामाजिक वानिकी प्रणाली का पालन करते हैं, सस्टेनेबल सोशल फॉरेस्ट्री सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। कौन सी करते हैं वो बताइएगा आप लोग। तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा यहां पर दिया गया है एमसीक्यू, इसमें बोला जा रहा है कि एक्सट्रीम जो कोल्ड वेदर क्लोथिंग सिस्टम है उसके बारे में स्टेटमेंट बताना है, कौन सा टू है। तो पहला ये कि ये आपका एर्गोनॉमिकली डिजाइन किया गया है, ठीक है ना, मॉड्यूलर टेक्निकल क्लोथिंग है ये आपकी, विथ इंप्रूव्ड थर्मल इंसुलेशन,
और फिजियोलॉजिकल कंफर्ट बेस्ड ऑन द इंसल मतलब इंसुलेशन है ये आपका रिक्वायर्ड एट वेरियस एम्बिएंट क्लाइमेटिक कंडीशन इन हिमालयन रीजन्स ड्यूरिंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। ठीक है ना, तो पहला तो जो यहां पर स्टेटमेंट दिया गया है बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये कि ये डिजाइन किया गया है सुटेबली जो है प्रोवाइड करने के लिए क्या थर्मल इंसुलेशन, जहां पर टेंपरेचर की रेंज +15 से लेके -50 डिग्री सेल्सियस तक हो, है ना। तो इसमें डिफरेंट कॉम्बिनेशन है लेयर्स के और इंटेंसिटी के है ना जो है प्रदान किया गया है। कुल मिला के ये थर्मल इंसुलेशन प्रदान के लिए उपयुक्त रूप से डिजाइन किया गया है। दूसरा स्टेटमेंट भी ट्रू है। तीसरा ये कि इसको डेवलप करने के लिए बोल रहे हैं कि इसरो ने किया है, तो बिल्कुल गलत लिखा गया है, ये आपका डीआरडीओ ने किया है। ठीक है ना, डीआरडीओ ने जो है 5 भारतीय कंपनी जो है उनको जो है ये आपकी अभी अभी टेक्निक को सौंपा भी है डीआरडीओ ने। ठीक है ना, तो एक्सट्रीम कंडीशन में जैसे हम आर्मी के लोग रहते हैं और भी लोग जो रहते हैं तो उनके लिए ये हेल्पफुल हो जाएगा। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है, ऊपर के दोनों स्टेटमेंट आपके ट्रूथ है, तो इसका आंसर आपका ओनली 1 और 2 हो जाएगा। इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।